गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हीट बजट को डिस्कस करेंगे। हीट बजट इम्पॉर्टेंट है जब हम ग्लोबल वार्मिंग को फेस कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पे जब हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं, ऐसे में हीट बजट को जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आखिर हमारे कौन से वो काम हैं जिनके चलते हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हम इस बात को समझने वाले हैं इस टॉपिक के थ्रू। हीट बजट ठीक वैसा ही है जैसे हमारे घर का बजट होता है, हमारे देश का बजट होता है, ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी के बजट को आज हमें जानना है। कौन से बजट की, जब हम घर के, हमारी कंट्री के बजट की बात करते हैं तो हम आय और व्यय की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखना है ऊष्मा के आय और व्यय को, कि कितनी ऊष्मा जो है वो हमारी अर्थ पे आ रही है और कितनी हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। इसी आंकड़े को आज हमें जानना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यू को जो फेस हम कर रहे हैं, सभी ग्लोबली फेस कर रहे हैं, उस समस्या के समाधान के लिए भी इसे समझना जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पृथ्वी पे ऊष्मा का स्रोत जो है सबसे बड़ा वो हमारा सन है, किस तरह से सूर्य से किरणें आती हैं और किस तरह से हमारे यहाँ से परावर्तित की जाती हैं, किस फॉर्म में की जाती हैं, कैसे लॉन्ग रेडिएशन होता है, कैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, इन सब टर्म्स को भी जानेंगे और थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कितना सूर्य तप आया, इंसोलेशन कितना हुआ और पृथ्वी ने कितना वापस रिफ्लेक्ट बैक किया, इसी आंकड़े को हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक एज्यूम करते हैं, एक यूनिट लेकर चलते हैं, 100 यूनिट कह लीजिए या 100% कह लीजिए। हम ये मान के चल रहे हैं कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, देखिए 8 मिनट 20 सेकंड में हम जानते हैं हमारे तक सूर्य की रोशनी, किरणें जो हैं वो पहुंच जाती हैं हमारी अर्थ की सरफेस तक। तो क्या 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाला ये जो प्रकाश है, ये जो विकिरणें हैं, इनके बीच में कोई बाधा नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है। कौन आता है? हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर। और वो बेसिकली बाधा नहीं है, अर्थ पे जो जीवन संभव है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कारक, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर। आज हम इस बात को भी जानेंगे कि अर्थ जो है वो एकदम ठंडी या एकदम गर्म क्यों नहीं हो पाती है। हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें क्या रोल प्ले करता है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात को भी जानेंगे। देखिए, सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं वो हम जानते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, जिसको हम इंसोलेशन भी कहते हैं। शॉर्ट वेव लघु तरंगे हैं, ये बेसिकली लघु तरंगे हमारी अर्थ की तरफ आती हैं। अब इन लघु तरंगों को एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल में से होके गुजरना है और तब जाकर हमारे अर्थ तक पहुंचना है, हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंचना है। तो एटमॉस्फेयर क्या रोल प्ले करता है, कितनी विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है, कितनी को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इस आंकड़े को भी हमें देखना है। हम ये मान रहे हैं कि 100 यूनिट ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है, विकिरणें जो हैं वो चली हैं। 100% मान के चल रहे हैं, 100% चली। इस 100% में से अर्थ तक 51 यूनिट्स एब्जॉर्ब बाई अर्थ सरफेस, केवल 51 यूनिट या 51% ही हमारी अर्थ की जो सरफेस सतह है वो एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। तो बाकी की 49% कहाँ गई या 49 यूनिट कहाँ गई, इस आंकड़े को भी समझते हैं। देखिए, हमने माना कि 100 यूनिट ऊष्मा चली, इस 100 में से 35 यूनिट जो हैं वो धरती तक पहुंचती नहीं है, धरती एब्जॉर्ब नहीं करती, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। कैसे? 35 यूनिट्स लॉस्ट इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से पहुंचने से पहले ही 35 यूनिट हम खो चुके हैं। कैसे खो चुके हैं? इस 6, 27, 2 इस आंकड़े को जानेंगे। 27 यूनिट या 27% जो है वो किस तरह से क्लाउड्स जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, किस तरह से हमारे अर्थ की सरफेस पे जो बर्फ है, जो पहाड़ों पे, ध्रुवों पे जो बर्फ है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, 2%। इसके अलावा 6 यूनिट किस तरह से जलवाष्प, डस्ट पार्टिकल, ये जो हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। कुल मिला के 35 यूनिट तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बची कितनी? 100 में से 35 को हमने निकाला तो 65 यूनिट बची। अब इस 65 यूनिट में से हम तो कह रहे हैं केवल 51 यूनिट ही अर्थ की सरफेस एब्जॉर्ब करती है, तो बाकी 14 यूनिट कहाँ गई?
इस 14 यूनिट को हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ध्यान देना है, एक हम बात कर रहे हैं अवशोषण की, एक हम बात कर रहे हैं परावर्तन की, परावर्तित किरणों की, यानी एक रिफ्लेक्ट बैक की बात कर रहे हैं, एक एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। 35 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, अवशोषित नहीं हुई है, रिफ्लेक्ट बैक कर दी हमने, स्पेस को वापस लौटा दी, यानी वो तो आई ही नहीं। आई कितनी हमारे पास? 65 आई। उस 65 में से हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसने 14 यूनिट को एब्जॉर्ब कर लिया। कौन से वो चीजें हैं जो एब्जॉर्ब कर रही हैं? तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प है, हमारे वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल हैं, हमारे वायुमंडल में गैसेज हैं, वो सब एब्जॉर्ब करती है ना सनरेज को। उन्होंने क्या किया? इन विकिरणों को एब्जॉर्ब कर लिया। इसके अलावा जैसे गामा रेज हैं, वो तो आयनाइजेशन में आयन मंडल में ही काम में ले ली जाती हैं। सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो ओजोन मंडल के अंदर ओजोन को तोड़ने में ही खर्च हो जाती हैं। विबग्योर हम तक पहुंचता है, हम बार बार बात करते हैं ना विबग्योर की, विबग्योर की जो बात करते हैं वो हम तक पहुंचता है, हमारी अर्थ की सरफेस तक। तो यहाँ पे 51% अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, हमारी अर्थ की सरफेस ने। 14% या 14 यूनिट जो है, 14 यूनिट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। अभी हम केवल कैलकुलेशन देख रहे हैं, इसको थ्योरी में भी पढ़ेंगे तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। 14 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा। अब क्या अर्थ ने जो 51 यूनिट अपने पास एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया है, क्या अर्थ उसको एब्जॉर्ब करके रखेगी क्या? अगर ऐसा होगा तो हर दिन हर मिनट हमारा टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और अर्थ जो है वो दिन प्रतिदिन गर्म होते 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 एक्सट्रीम गर्म हो जाएगी और हम इस पे जीवन संभव ही नहीं होगा, आप और हम रह ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब अर्थ जो एब्जॉर्ब करती है उसको भी अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है। अर्थ इस 51 यूनिट को भी रिफ्लेक्ट बैक करती है। कैसे करती है? देखिए, इस 51 यूनिट में से रेडिएशन के थ्रू अर्थ जो रिफ्लेक्ट बैक करती है वो डाटा है 23 यूनिट का। 23 यूनिट अर्थ जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। कैसे? लॉन्ग वेव रेडिएशन के थ्रू। हम इसे कहते हैं दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू। इसमें से जब अर्थ वापस रिफ्लेक्ट बैक करती है तो स्पेस और अर्थ के बीच में फिर से हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है। तो क्या वो केवल सूर्य से आने वाली किरणों को ही, विकिरणों को ही एब्जॉर्ब, अवशोषित करता है क्या? नहीं। अर्थ की सरफेस से जो वापस तरंगे जा रही हैं उनको भी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल एब्जॉर्ब करता है। और वायुमंडल में क्या क्या कौन एब्जॉर्ब करता है? वायु एयर एब्जॉर्ब कर रही है क्या? डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो गैसेज है वो एब्जॉर्ब कर रही हैं, जो वाटर वेपर के अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये सब वापस एब्जॉर्ब करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 6 यूनिट जो हैं वो फिर से एब्जॉर्ब कर लिए हमारे वायुमंडल ने। जो 51 यूनिट थी उसी का ब्यौरा हम देख रहे हैं। 17 यूनिट जो है वो कहाँ चली गई? स्पेस में चली गई। ये 17 यूनिट सीधे स्पेस में चली गई। अब आप कहोगे सीधे स्पेस में कैसे गई? तो देखिए, बहुत से हमारे अर्थ पे ऐसे विंडोज हैं, या यूं कहिए अर्थ पे ऐसे इस तरह के होल बने हुए हैं जिनसे सीधा स्पेस में जो रेडिएशन है वो चला जाता है। कैसे? जितने भी कोल्ड डेजर्ट हैं, जितने भी हॉट डेजर्ट हैं, यहाँ से क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, यहाँ पे ऊपरी सतह पे जो वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं वहां पे कम गैसेज होती हैं, कम जलवाष्प होती है, क्योंकि डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है, तो वाष्पीकरण हो ही नहीं रहा, तो ऊपरी वायुमंडल में जलवाष्प भी कम होगी, जलवाष्प भी कम है, डस्ट पार्टिकल्स भी कम है। ऊंचे पहाड़ जो हैं, हम जब भी पहाड़ों पे जाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है। कारण क्या है? धीरे धीरे गैस जो है वो कम होती जाती है। ऑक्सीजन का स्तर हम कहते हैं, तो क्या केवल ऑक्सीजन ही कम होती है क्या? नहीं, सभी गैसेज जो हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, विरल हो जाती हैं, उतनी डेंस नहीं रहती, तो इसीलिए ब्रीदिंग में हमें इश्यू आता है। तो जो ऊंचे पहाड़, चोटियां हैं, उनके ऊपर का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो सब कैसे हैं? जहां पे डस्ट पार्टिकल कम है, जहां पे वाटर वेपर कम है, जहां पे गैसेस बहुत कम है। तो इसका मतलब वहां से अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन वहां से डायरेक्ट कहाँ जाती है? स्पेस में चली जाती है। 17 यूनिट जो है वो स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक सीधे हो जाती है। कितनी यूनिट में से? 23 यूनिट में से। और ये 23 यूनिट कौन से की बात कर रहे हैं? जो 51 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब की थी, उनको धरती वापस कैसे लौटा रही है, इस बात को हम समझ रहे हैं।
नो यूनिट जो है वो टर्बुलेंस में या फिर हम कहें कन्वेक्शन के अंदर, इस टर्म को हम पढ़ेंगे। कन्वेक्शन, एडवेक्शन किसको कहते हैं, है ना, कंडक्शन, ये आखिर है क्या, इस बात को, इस टर्म को भी जानेंगे। कन्वेक्शन के अंदर 9% जो है, नो यूनिट जो है वो पहुंचते हैं एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसको यूं का यूं एब्जॉर्ब कर लेता है। 6 यूनिट यहाँ पे एब्जॉर्ब की थी, कौन से वाली, जो अर्थ से वापस जा रही है उनको। 6 यूनिट एब्जॉर्ब हुई, 9 यूनिट एब्जॉर्ब हुई, किसके द्वारा, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के द्वारा। अब यहाँ पे 19 यूनिट जो हैं वो कंडेंसेशन के अंदर जो है वो ऊपर उठती हैं, कंडेंसेशन के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और ये रिफ्लेक्ट बैक जो होकर वायुमंडल में पहुंचती है, इस 19 यूनिट को भी हमारा वायुमंडल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप देखिए 19 और 9 28, 28 और 6 34, 34 यूनिट जो हैं वो हमारे वायुमंडल ने, हमारे एटमॉस्फेयर ने फिर से एब्जॉर्ब कर ली है। और ये कौन से वाली वेव है, ये लॉन्ग वेव है, दीर्घ तरंग है, जो हमारी धरती से वापस जा रही थी। कितनी यूनिट में से, 51 यूनिट में से 34 यूनिट जो हैं वो यहाँ पे क्या हो गई हैं, वापस से एब्जॉर्ब हमारे एटमॉस्फेयर ने कर ली हैं, ठीक है। और टोटल हमारे अर्थ के पास कितनी यूनिट थी, 51 यूनिट हुई थी। 34 यूनिट वापस एटमॉस्फेयर ने ले ली और 17 यूनिट स्पेस में चली गई। 17 और 34 कितनी हो गई, 51 यूनिट। तो 51 यूनिट का ही डेटा हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे। इस बात को, जो एब्जॉर्प्शन हुआ था सूर्य से आने वाली विकिरणों का, उसको हम फिर से थ्योरी में भी देख लेंगे। अर्थ ने 51 यूनिट को कैसे रिफ्लेक्ट बैक किया, इसको हमने अभी देखा, ठीक है। देखिए यही वही ग्राफ है, वही कैलकुलेशन है हिंदी के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप जिसमें भी ईज कंफर्ट महसूस करते हैं वो आप देख सकते हैं। पृथ्वी का उष्मा बजट, हीट बजट को हम डिस्कस कर रहे हैं। हीट बजट पृथ्वी द्वारा अवशोषित आने वाली ऊष्मा और विकिरण के रूप में पृथ्वी से वापस निकलने वाली, बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का एक आदर्श संतुलन है, एक बैलेंस बना हुआ है। अगर ये बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो अर्थ पे जीवन ही संभव नहीं होगा, क्योंकि फिर क्या होगा, अर्थ या तो ठंडी 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 होती जाएगी या फिर गर्म होती जाएगी। पृथ्वी के उष्मा बजट से ये सिद्ध होता है कि उष्मा के हस्तांतरण के बावजूद पृथ्वी न तो गर्म होती है और न ही ठंडी होती है। भाई सन से 365 दिन थ्रू आउट द ईयर हमारे पास क्या आ रही है, उष्मा आ रही है। उसके बावजूद ना तो अर्थ गर्म हो रही है और ना रिफ्लेक्ट बैक करने से अर्थ ठंडी हो रही है ना। Earth's heat budget proves that despite the transfer of heat, Earth neither get hotter nor colder, ना ही ठंडी हो रही है ना ही गर्म हो रही है। यदि पृथ्वी का उष्मा बजट गड़बड़ा जाता है तो समय बीतने के साथ पृथ्वी या तो ज्यादा से ज्यादा गर्म होती जाएगी या ज्यादा से ज्यादा ठंडी होती जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है ना, अगर हीट बैलेंस में गड़बड़ आती है तो उससे क्या संभावना बन सकती है, तो या तो पृथ्वी ठंडी होती जाएगी या पृथ्वी गर्म होती जाएगी। पृथ्वी का प्रत्येक भाग, अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये जो हम कह रहे हैं 51 यूनिट अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस ने, तो क्या हमारी पूरी पृथ्वी पे समान रूप से सूर्य की रोशनी आ रही है, तो बिल्कुल भी नहीं। जब कभी हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड्स को तो हम सीधी बात करते हैं कि इक्वेटर है 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, हमारी मकर रेखा है, इसके बीच वाला जो ये बेल्ट बनता है पूरा का पूरा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा तापमान रहता है। सूर्य की किरणें सीधी यहीं पे आती हैं, है ना। और पोलर रीजन, क्योंकि हम जानते हैं वहां पे सूर्य जो है वो किस तरह से विकिरणित होता है, किस तरह से ऊष्मा पहुंचाता है, तो ऑलरेडी वहां पे तो ऊष्मा कम है। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी का प्रत्येक भाग सूर्य से समान मात्रा में इंसोलेशन सूर्य तब प्राप्त नहीं करता। ये तो हमें पता है, क्यों नहीं करता इसका भी रीजन जान लेंगे कि आखिर समान मात्रा में क्यों नहीं प्राप्त करता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में हम जानते हैं पोलर रीजन के कंपैरिजन में जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है वहां पे ज्यादा इंसोलेशन हम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब इस क्षेत्र को हम कहते हैं ताप आधिक्य वाला क्षेत्र। यहाँ पे क्या है, उष्मा सरप्लस है, और जो ध्रुव है वहां पे क्या है, वहां पे उष्मा कम है, वो नेगेटिव है, घाटे में है ना। इसी घाटे को देखिए, बजट शब्द यूज किया गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आय और व्यय का ब्यौरा तो हम देखते ही देखते हैं, यानी हमारी ऊष्मा कितनी आ रही है, कितनी जा रही है और किस तरह से मेंटेन हो रही है, इस बात को भी देख रहे हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप की परिवर्तनशीलता, हम जानते हैं एक जैसा इंसोलेशन नहीं मिलता है हमारी अर्थ को। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण की मात्रा और तीव्रता एक दिन में, एक मौसम में, एक वर्ष के दौरान अलग अलग होती है। ये बात तो आप जान ही पा रहे हैं। भाई हमारी अर्थ पे डे और नाइट, दिन और रात दोनों होते हैं। इसका मतलब दिन में क्योंकि सनरेज डायरेक्ट आ रही हैं, हमारे यहाँ पे डे है, दिन हुआ है, इसका मतलब इंसोलेशन हो रहा है, और रात हो चुकी है, इसका मतलब अब इंसोलेशन तो नहीं हो रहा। अब
पृथ्वी जो है वो वापस बैक कर रही है, इन रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। तो इसका मतलब पूरे दिन के दौरान भी सूर्य तप एक जैसा नहीं होता, इंसोलेशन एक समान नहीं होता है। कारक वो फैक्टर जो सौर विकिरण की मात्रा और इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता को प्रभावित करते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं? देखिए, हीट बजट जो टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो इसी तरह के बनते हैं कि यहाँ पे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे हीट बजट के लिए हमारी सौर विकिरण की मात्रा और तीव्रता दोनों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कारण है, कौन कौन से? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जिससे क्या होता है, दिन और रात होते हैं। दिन में हमें इंसोलेशन मिल रहा है, रात में नहीं मिल रहा होता है। तो इसका मतलब अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है उसकी वजह से भी इंसोलेशन प्रभावित होता है ना। सूर्य की किरणों का झुकाव कोण जो नति कोण है, देखिए हमारी अर्थ जो है वो शेप में कैसी है, तो हम बहुत बार कहते हैं पृथ्वी अपने जैसी ही है, भू आभ अपने ही जैसी है, अपनी ही शेप की है। फिर भी हम कह देते हैं पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी अंडाकार है। पृथ्वी कैसी है? अपने ही जैसी है, जियोइड है शेप में। तो यहाँ पे और अर्थ हम जानते हैं टिल्टेड है, जिसकी वजह से सन रेज जो है उनका कोण, उनका जो एंगल है वो किस तरह का बनता है वो हम बार बार डिस्कस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सूर्य की किरणों का झुकाव क्यों होता है? अर्थ टिल्टेड है, सूर्य की किरणें किस तरह से आकर के गिरती हैं जिनकी वजह से कितनी ऊष्मा हमें मिलती है। दिन की अवधि, जब गर्मियों के दिन होते हैं तो सूर्य की रोशनी सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त होने तक का जो ड्यूरेशन है वो लंबा होता है, बड़ा होता है। और अगर विंटर सेशन में हम देखें तो उस समय में अर्थ सन की जो उगने की और अस्त होने की जो है, सनराइज और सनसेट का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब हमें कम ऊष्मा मिल रही है। तो दिन की अवधि भी इस बात को प्रभावित करती है। कुछ प्रभाव इस बात का भी पड़ता है कि हमारा वायुमंडल कितना पारदर्शी है, इस बात का भी इंपैक्ट आता है, लेकिन इन तीन के कंपैरिजन में थोड़ा कम आता है। इसके अलावा स्थल विन्यास, कहाँ पे पहाड़ है, पर्वत है, जल है, किस तरह का मैदान है या किस तरह का स्थल चल रहा है, ये भी बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड, स्थल का विन्यास भी प्रभावित करता है कि किस तरह से हमारा इंसोलेशन जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि वो फैक्टर कौन से हैं जो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सूर्य से आने वाली ऊष्मा के बजट को ही हमें डिस्कस करना है। वायुमंडल और महासागरीय सतहें, अब एक बात बताइए, इस पूरी अर्थ पे जब सेम इंसोलेशन नहीं हो रहा है तो इसका प्रभाव क्या होता है और किस तरह से फिर अर्थ जो है वो मेंटेन करती है, क्योंकि जीवन तो पूरी अर्थ पे, पृथ्वी पे ही चल रहा है ना। चाहे महासागर है वहां भी जीवन है और जो स्थल भाग है वहां पे भी जीवन है। तो आखिर फिर ये तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो किस तरह से मेंटेन हो रहा है। तो देखिए जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां से टेम्परेचर जो है वो मूव करता है, गति करके पहुंचता है कहां पे? जहां पे तापमान कम है। और इसी तापमान के चलते दाब जो है, प्रेशर जो है उसमें वेरिएशन आते हैं। कहीं पे प्रेशर हाई है, कहीं पे प्रेशर लो है, इसीलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं। और किस तरह से तापमान के थ्रू दाब मेंटेन होता है और इस दाब के चलते हवाएं, पवनें चलती हैं। विंड्स को हम डिस्कस करते हैं, महासागरीय धाराएं, करंट्स, क्योंकि हम ये चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं तो वहां से आप तुरंत रिलेट कर पा रहे होंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर, क्योंकि हमने महासागरीय धाराओं को डिस्कस कर लिया है। तो धाराएं क्यों चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं, चलने के पीछे कारण क्या है, इनको कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, तो तुरंत आप यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ, महासागरीय धाराएं चलती हैं, वो भी क्या करती हैं? तापमान को, दाब को एक तरफ से दूसरी तरफ जो मेंटेन करने का काम होता है, संतुलन बनाने का काम होता है, उसमें सहायक होती हैं। तो वायुमंडल और महासागरीय सतहें, संवहन, वर्षा, हवाएं, समुद्र के वाष्पीकरण, महासागरीय धाराओं, इन सब के माध्यम से ऊष्मा का जो बजट है उसको संतुलन में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि कौन कौन से फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो ऊष्मा आ रही है सूर्य से हमारे पास, उसको पूरी अर्थ पे ठीक तरीके से बैलेंस करने के अंदर कौन काम कर रहा है। देखिए भूमध्य रेखा, अब ये तो वो फैक्ट है जो आप सभी जान पा रहे हैं, जो हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश जो हैं हमारे नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड 40 डिग्री तक, 0 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ तक, इन क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में इंसोलेशन, सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, हमें पता है। ये क्या होते हैं? सरप्लस में रहते हैं, ऊर्जा अधिशेष क्षेत्र हैं ये। और 40 डिग्री उत्तर से लेकर ध्रुवों तक, पोल्स तक जो क्षेत्र है वहां पे ऊष्मा जो है वो कम प्राप्त होती है। ये ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्र होते हैं।
वायुमंडलीय पवनें, महासागरीय धाराएं इस ऊर्जा अधिशेष सरप्लस वाले क्षेत्र से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्र की तरफ धाराएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, जो वहां पे टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। वायुमंडलीय पवनें, महासागरीय धाराएं ऊर्जा अधिशेष क्षेत्र से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों की ओर उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, उष्मा को, हीट को ट्रांसफर करते हैं। हीट किस तरह से आ रही है सरफेस पे और किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, इस बात को हम देख रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय से ध्रुवों की ओर उष्मा का स्थानांतरण चलता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक टू द पोल्स। अधिकांश ऊष्मा का हस्तांतरण, स्टार लगाना इस बात पे, अधिकांश ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो मध्य अक्षांशों 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होता है। और जहां पे ऊष्मा का, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कम हीट और ज्यादा हीट आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करके बैलेंस को मेंटेन कर रही हैं, वहां पे सबसे ज्यादा इसीलिए तूफान आ रहे हैं, क्योंकि कम और ज्यादा जहां मिल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो होगा ना, तो सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स आते हैं इस वाली जगह पे 30 डिग्री से 50 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर। सूर्य तप वायुमंडल से होकर गुजरता है, और देखिए वहां पे स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उसका केवल एक कारण नहीं हो सकता। ज्योग्राफी के अंदर भूगोल पढ़ते समय हम बार बार इस बात को करते हैं, किसी एक घटना के पीछे कोई एक कारण ही नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर वर्क कर रहे होते हैं, तब जाकर वो घटना घटित होती है। लेकिन हाँ, उसमें हम बात करते हैं मेजर जो फैक्टर होते हैं उनकी, तो प्रमुख कारणों को हम हमेशा देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गौण कारक हैं वो अपना रोल प्ले नहीं करते, नहीं, उनका भी बहुत प्रभाव रहता है। ठीक है, सूर्य तप से वायुमंडल से होकर गुजरता है, इंसोलेशन हमारे एटमॉस्फेयर से होकर हमारी सरफेस तक पहुंच रहा है, जहां इसे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद में परावर्तित किया जाता है। अर्थ क्या करती है, पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर रिफ्लेक्ट बैक करती है। रखना तो है ही नहीं, क्योंकि अगर अर्थ की सरफेस ने रख लिया तो फिर तो गर्मी लगातार बढ़ती जाएगी। पृथ्वी सूर्य तप, और अगर रिफ्लेक्ट बैक करती ही रही, एब्जॉर्ब नहीं किया, तो ठंडी होती चली जाएगी। पृथ्वी सूर्य ताप द्वारा गर्म होने के बाद ऊष्मा को पृथ्वी के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों तक दीर्घ तरंग के रूप में संचारित करती है। हमारी सरफेस गर्म हुई, सरफेस के आसपास जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेज हैं, धीरे धीरे उनकी लेयर जो है वो गर्म होना स्टार्ट होती है। इस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। भूमि के संपर्क में आने वाली जो हवा है वो धीरे धीरे गर्म होती है, और एक पार्टिकल टू दूसरे पार्टिकल, एक कण से दूसरे कण, इस तरह से हीट ट्रांसफर होती जा रही है। और निचली परतों के संपर्क में आने वाली ऊपरी परतें भी धीरे धीरे क्या होती हैं, गर्म होती जाती हैं। इसी प्रक्रिया को चालन कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, कंडक्शन किसे कहते हैं, चालन किसे कहते हैं। तो किस तरह से हीट जो है, यानी एनर्जी जो है, किस तरह से ट्रांसफर हो रही है, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं चालन या कंडक्शन। कौन चल रहा है, किसका कंडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीट का। चालन तब होता है जब असमान तापमान, अगर टेम्परेचर सेम ही होगा तो फिर आपस में ट्रांसफर किस चीज का होगा, किसी भी चीज का नहीं। इसका मतलब जो असमान तापमान वाले पिंड होते हैं, बॉडी होती है, उनके अंदर आपस में ट्रांसफर ये होता है। चालन तब होता है जब असमान तापमान वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में, बार बार हम डिस्कस करते हैं, जब कभी हमने एल नीनो को पढ़ा था, जब कभी हम मॉनसून को डिस्कस करते हैं, हम बार बार बात करते हैं वर्टिकल, एयर का वर्टिकल अपलिफ्टमेंट को, है ना, किस तरह से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इस ऊपर उठने को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है, यानी वर्टिकल ऊपर उठ रही है, और वायुमंडल में ताप का संचारण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, इसी को कहते हैं कन्वेक्शन। और बार बार हम पढ़ते हैं कन्वेक्शनल करंट, किस तरह से ऊपर उठती है, अपने साथ मॉइस्चर लेके उठती है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन पॉइंट आता है, किस तरह से वर्षा होती है। रेनफॉल को डिस्कस करते समय बार बार इस बात को हम पढ़ते हैं। तो संवहन, आखिर ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस होती क्या है, कन्वेक्शन किसे कहते हैं, ये भी हमने देखा। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है, ध्यान रखना है, ट्रोपोस्फेयर तक। इसीलिए हम बार बार बात करते हैं टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर की, क्षोभ मंडल के ऊपरी स्तर की, जहां पे ये गर्म हवा जो पहुंची है वहां पे मिलता है ठंडा एनवायरनमेंट, वहां पे होती है ठंड, वहां का टेम्परेचर होता है कम, ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है और किस तरह से अपनी हीट लूज कर देती है और एयर बन जाती है ड्राई। इस बात को भी हम डिस्कस करते हैं। वायु के क्षैतिज संचलन से, अभी तो हमने क्या बात की कि पृथ्वी की सतह के संपर्क में जो हवा आ रही है, धीरे धीरे एक कण से दूसरे कण, इस तरह से हीट ट्रांसफर हो रही है,
उसको हमने कहा कि ये कंडक्शन कहलाता है। जिस तरह से हवा गर्म होकर ऊपर उठी, क्षोभ मंडल तक पहुंच रही है, वर्टिकली ऊपर अपलिफ्टमेंट हो रहा है, इसे हम क्या कह रहे हैं, कन्वेक्शन कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि हवा क्या केवल ऊपर ही थोड़ी उठती है भाई, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हमने ये देखा था, हाई टेम्परेचर है वहां पे लो प्रेशर है, और लो टेम्परेचर है हाई प्रेशर है। हवाएं कहाँ से चलती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलती हैं। क्यों चलती हैं, दाब को मेंटेन करने के लिए भी। जहां निम्न वायुदाब की स्थिति बनी हुई है, उच्च वायुदाब वाली जगह से हवाएं आएंगी उसको भरने के लिए, उस स्थान को भरने के लिए, उस गैप को मेंटेन करने के लिए। तो हवाएं यहाँ पे तो चल रही है, इसका मतलब हवाएं जो है वो हॉरिजॉन्टल भी तो चल रही है ना, क्षैतिज भी तो चल रही हैं, केवल लंबवत थोड़ी चलती हैं, क्षैतिज भी चल रही हैं। तो यहाँ पे वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का जो स्थानांतरण है वही क्या कहलाता है, अभिवहन कहलाता है, एडवेक्शन। हमने तीनों टर्म को देखा है, एडवेक्शन किसे कहते हैं, कन्वेक्शन किसे कहते हैं, और कंडक्शन किसे कहते हैं। पृथ्वी समग्र रूप से ऊष्मा का संचय या क्षय नहीं करती है, ना तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब, पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती है, ना ही पूरी तरह से लॉस करती है। यह अपना टेम्परेचर जो है मेंटेन रख पाती है, इसीलिए तो जीवन संभव हो पाता है। ऐसा तभी संभव है जब सूर्य तप के रूप में प्राप्त ऊष्मा की जो मात्रा है पृथ्वी के द्वारा पार्थिव विकिरण या आप कह लीजिए लॉन्ग वेव के रूप में, यानी दीर्घ तरंगों के रूप में जो वापस भेजती है, वापस हाश की जाती ऊष्मा है, वो दोनों मात्राएं क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों अगर इक्वल होंगी तभी तो बैलेंस मेंटेन होगा। लेकिन ऐसा क्या गड़बड़ी हम कर रहे हैं कि हमारा हीट बैलेंस जो है वो गड़बड़ा रहा है। क्या हमारा हीट बैलेंस गड़बड़ा रहा है, क्या हम तापमान को बढ़ाते जा रहे हैं, क्या बिल्कुल बढ़ाते जा रहे हैं। ग्लोबली एवरेज टेम्परेचर बढ़ चुका है, कब से, औद्योगिकरण के समय से अगर अब तक देखा जाए तो 1.45 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ चुका है ऑलरेडी टेम्परेचर। तो उसके पीछे कारण क्या है, इस बात को आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। वायुमंडल से गुजरते समय ऊर्जा की कुछ मात्रा परावर्तित कर दी जाती है, कुछ प्रकीर्णित कर दी जाती है और कुछ अवशोषित हो जाती है वायुमंडल से गुजरते समय। अब दोनों चीजें ध्यान रखनी है, जब सूर्य से विकिरणें आ रही हैं तब भी वायुमंडल एब्जॉर्ब कर रहा है, जब पृथ्वी से वापस जा रही हैं तब भी वायुमंडल एब्जॉर्ब कर रहा है। हमने देखा था अगर हम सूर्य से आने वाली यूनिट को 100 यूनिट मान के चलते हैं, आप फिर से ग्राफ पे भी जा सकते हैं, जो कैलकुलेशन हमने इनिशियल लेवल पे देखी थी, 100 यूनिट मानते हैं, तो जब सूर्य से आ रही विकिरणें हैं उसमें से 14 यूनिट जो है वो हमारा वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तब 34 यूनिट जो है वो हमारा वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है। टोटल इंसोलेशन के थ्रू और सूर्य से धरती से वापस रिफ्लेक्ट बैक होने वालियों से के थ्रू 34 यूनिट, टोटल कितनी यूनिट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई हैं, 48 यूनिट, 34 प्लस 14, 48 यूनिट जो है 48 यूनिट ये हमारा वायुमंडल एब्जॉर्ब कर लेता है। वायुमंडल एब्जॉर्ब करके क्या करता है, तो देखिए अर्थ है, दिन का समय है, सूर्य की रोशनी आ रही है हमारे पास सीधे, हम हमारे ही भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, दिन का समय है, हमारे यहाँ पे सूर्य की रोशनी आ रही है, विकिरणें आ रही हैं, सतह जो है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है। अब जैसे जैसे सूर्यास्त हुआ, रात हुई, वैसे वैसे अब सूर्य तब तो आ नहीं रहा, अर्थ जो पूरे दिन के अंदर अर्थ जो गर्म हुई थी अब क्या कर रही है, रेडिएशन के थ्रू खुद को कूल डाउन कर रही है। अब आप यूं मानिए कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर वायुमंडल नहीं है, और 51 यूनिट जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया था, क्योंकि अर्थ तो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, वापस परावर्तित कर रही है, तो 51 यूनिट को अर्थ ने वापस भेज दिया स्पेस में। आप ये बताइए कि क्या अर्थ धीरे धीरे ठंडी नहीं होती जाएगी। तो इस समय रोल प्ले करता है वायुमंडल अपना। वायुमंडल क्या करता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ना तो अर्थ को बहुत ज्यादा गर्म होने देता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा होने देता है। जैसे सूर्य तप आ रहा है, इंसोलेशन हो रहा है, ठीक है, उस समय में हमारा एटमॉस्फेयर भी तो एनर्जी गेन कर रहा है, वो भी तो एनर्जाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 14 यूनिट ले रहा है सूर्य से आने वाली विकिरणों से। जब अर्थ रात के समय में यहां से रेडिएशन वापस जाती है, यहां से पार्थिव विकिरण लौट रही हैं, उस समय के अंदर ये एटमॉस्फेयर जो एनर्जी जो पूरे दिन में इसने ऊष्मा ग्रहण की थी उसके थ्रू यहाँ पे वापस से गर्मी भेजता है, वापस से हीट जो है वो हमारी अर्थ पे पहुंचाता है, ताकि अर्थ पे टेम्परेचर नॉर्मल रह सके, पृथ्वी रात के समय बहुत ज्यादा ठंडी ना हो जाए। अदरवाइज होता क्या, दिन गर्म है और रात इतनी ठंडी है कि गर्मियों के दिनों में भी आपको विंटर सीजन का एहसास हो रहा है, इस तरह का मामला हो जाता। तो हमारा एटमॉस्फेयर रात के समय में अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ताकि जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो ठीक तरीके से अपना जीवन चला सके, ठीक तरीके से सर्वाइव कर सके।
सकें। तो ये रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वायुमंडल में कौन सी गड़बड़ कर रहे हैं, हम जितने डैम बनाते जा रहे हैं, हम जितना कृत्रिम झीलों का निर्माण कर रहे हैं, हम जिस तरह से जलाशय बना रहे हैं, हम वाटर वेपर जो जलवाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसको बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं हम। दूसरा, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जिस तरह की माइनिंग होती है, जिस तरह से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हम क्या करें, डस्ट पार्टिकल्स को हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बढ़ा रहे हैं। डस्ट पार्टिकल बढ़ रहे हैं, जलवाष्प बढ़ रही है। जिस तरह से हम हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, जितने रेफ्रिजरेटर, एसी और जिस तरह की लाइफस्टाइल मेंटेन है, इतनी गाड़ियां, इनसे निकलने वाला धुआं, इनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेज, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लगातार बढ़ रहा है अर्थ के ऊपर, वो डेटा तो हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है। ये सारी हार्मफुल गैसेज, जितना धुआं है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये क्या कर रही हैं, हमारे वायुमंडल में जा रही हैं। जलवाष्प बढ़ चुकी है, गैसेज बढ़ चुकी हैं और डस्ट पार्टिकल बढ़ चुके हैं। अब आप एक बात बताइए, सूर्य से जब तप आ रहा था, जब ऊष्मा आ रही थी, तब हम क्या कह रहे थे, वायुमंडल में जितनी भी जलवाष्प, डस्ट पार्टिकल और गैसेज हैं वो सूर्य से आने वाली विकिरणों को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब ये सभी बढ़ चुके हैं तो क्या एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, यानी ये गर्म हुए। जब पृथ्वी से वापस विकिरणें जा रही हैं तब भी वायुमंडल एब्जॉर्ब कर रहा है उन यूनिट्स को, उष्मा को। तो क्या ये और ज्यादा जो हमने रिलीज की है जलवाष्प, डस्ट पार्टिकल, गैसेस, तो क्या ये वापस से फिर से उष्मा नहीं ग्रहण करेंगी? बिल्कुल करेंगी। इसका मतलब हमने वायुमंडल में तापमान के बैलेंस को गड़बड़ा दिया। अब क्या वायुमंडल अपने पास ही रखता है क्या? जैसे जलवाष्प पे लेटेंट हीट लिए बैठती रहती है, गुप्त उष्मा, क्या अपने पास ही रखती है क्या? रिलीज नहीं करती क्या? बिल्कुल करती है, वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है स्पेस में। लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमारी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पृथ्वी पे भी तो भेजती है। ये जो 48 यूनिट है ना, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, वायुमंडल के पास है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है। और आई होप अब आपको याद ही हो गया होगा एटमॉस्फेयर का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम। जलवाष्प ने ग्रहण किया इस उष्मा को, डस्ट पार्टिकल, धूल कणों ने इसको एब्जॉर्ब किया है, जितनी भी गैसेज हैं उन्होंने इस उष्मा को एब्जॉर्ब किया है। तो क्या ये अपने पास ही रखेंगे? नहीं रखेंगे। ये क्या करते हैं, स्पेस में, अंतरिक्ष में इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, लेकिन कुछ को वापस धरती पे भी तो भेजते हैं। अब जो धरती पे भेजने की यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते हम ये कहते हैं ना कि रात के समय में भी आजकल तो जो गर्मियों का मौसम है, रात के समय में, क्योंकि हमें पहले टेम्परेचर अच्छा महसूस होता था कि दिन में तो गर्मी है लेकिन रात के समय तो रातें ठंडी हो जाती हैं। धीरे धीरे जो शहरी क्षेत्र हैं किस तरह से हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, कारण उनका एक बहुत बड़ा कंक्रीट फॉर्म, ये तो अलग चीजें हो ही गई हैं, लेकिन एक कारण ये भी तो है कि जो हम वायुमंडल के अंदर रिलीज कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैसेस को, वो वापस भी तो उष्मा ग्रहण की हुई को रिफ्लेक्ट बैक अर्थ पे भी तो कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा हम रिलीज करेंगे उतना ज्यादा अर्थ जो है टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, और यही क्या बन रहा है, बड़ा कारण ग्लोबल वार्मिंग का। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे कि जो हमारे पूरे दिन के क्रियाकलाप हैं वो किस तरह से वायुमंडल के बैलेंस को गड़बड़ाते हैं और फिर वापस अर्थ के बैलेंस को गड़बड़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे थे कि वायुमंडल से गुजरते समय ऊर्जा की कुछ मात्रा परावर्तित होती है, कुछ प्रकीर्णित होती है और कुछ को एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, अवशोषित भी कर लिया जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। बिल्कुल, तभी तो 51 यूनिट ही हमारी अर्थ तक एब्जॉर्प्शन में चल रहा है। मान लीजिए कि वायुमंडल में, अब ये डेटा पूरी तरह से हम पढ़ चुके हैं, वायुमंडल में शीर्ष पर सूर्य ताप जो है वो 100% प्राप्त हो रहा है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही 35 इकाइयां अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर दी जाती हैं। इनमें से 27 इकाइयां हमारे जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। और कहाँ कर रहे हैं? स्पेस में कर रहे हैं। 2 इकाई हमारी पृथ्वी के बर्फ और बर्फ से ढके क्षेत्रों से वापस परावर्तित कर दी जाती है। ये परावर्तित विकिरण की मात्रा को पृथ्वी का क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। 0.3, देखिए 0 से 1 के बीच में एल्बिडो जो है वो होता है। 1 का मतलब है पूरी जितनी भी विकिरणें आई पूरी को हमने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, तो उस वस्तु का, उस बॉडी का जो एल्बिडो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। 0 का मतलब है जितना आया था उष्मा, हीट, जितनी आई विकिरणें, सबको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो एल्बिडो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य से आने वाले तप में से 1/3 भाग को
तुरंत परावर्तित कर देती है, तुरंत रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो 1/3 भाग क्या कहलाया, एल्बिडो, यानी 0.3 इसका क्या होता है, अर्थ का एल्बिडो होता है। 35% यूनिट को हमने तुरंत वापस परावर्तित कर दिया है, तो ये अर्थ का एल्बिडो कहलाता है। एल्बिडो किसे कहते हैं आप समझ ही गए होंगे अब तो। शेष 65 इकाइयां जो है वो अवशोषित हो जाती हैं। 14 इकाइयां वायुमंडल अवशोषित कर लेता है, 51 इकाइयां हमारी अर्थ की सतह अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी स्थलीय विकिरण के रूप में इन 51 ये जो 51 यूनिट है इनको वापस विकिरणित करती है। इनमें से 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं। हमने सबसे पहले इस बात को डिस्कस कर लिया था कि 17 यूनिट तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और इसके बाद जो 34 इकाइयां हैं वो वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। किस तरह से, 6 यूनिट स्वयं वायुमंडल के द्वारा, 9 इकाइयां संवहन की जो प्रक्रिया देखी थी उसके द्वारा, 19 इकाइयां कंडेंसेशन संघनन की जो प्रक्रिया देखी थी उसके द्वारा गुप्त उष्मा के रूप में खुद के पास एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा एटमॉस्फेयर। वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें से 14 इकाइयां सूर्य तप से प्राप्त हुई थी, इंसोलेशन से, और 34 इकाइयां जो हमारी पृथ्वी से पार्थिव विकिरण वापस जा रही थी उनसे प्राप्त करता है। और वापस ये 48 यूनिट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है अंतरिक्ष में, लेकिन अर्थ के सतह के तापमान को मेंटेन करने के लिए ये वायुमंडल जो है वो अपनी उष्मा प्रदान करता है, उष्मा भेजता है रात के समय में हमारी अर्थ के सरफेस को। तो वो धीरे धीरे लगातार यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या के चलते। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां 17 और 48 हैं, जिनका योग होता है 65। और क्योंकि हमने देखा था 35 यूनिट तो तुरंत रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी अर्थ, और 65 यूनिट जो हैं उनका ब्यौरा हम लगातार देख ही रहे हैं। 65 और 35 मिलके हो गए 100, यानी 100 हमने यूनिट या 100% माना था इंसोलेशन को, और वापस रिफ्लेक्ट बैक कितना हो गया है, 100 हो गया है। तो बजट तो मेंटेन हो गया है, लेकिन हमारे पास किस तरह से हमारा बैलेंस गड़बड़ा रहा है, हमारे पास सरप्लस बच रहा है, इस बात को हमने जाना कि क्यों हमारी पृथ्वी की सतह धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, क्यों हम ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं। आई होप हीट बजट बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, और इसमें जितनी भी टर्म्स थी उन सबको हमने समझ ही लिया। आई होप ये टॉपिक पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।